जब हम दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों के बारे में सोचते हैं तो एक जानवर जो हमेशा हर कोई मेंशन करता है वो है ग्रिजली बेयर। ग्रिजली बेयर को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा खतरनाक बीस्ट है। आई मीन सीरियसली, इन्हें तो कभी कभी बंदूक की गोली का भी असर नहीं होता। लेकिन एक और जानवर है जो इक्वली आइकॉनिक है और ये डायनासोर के समय से इस धरती पर मौजूद है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रोकोडाइल की। मगर हम किस क्रोकोडाइल को चुने? चलो उस क्रोकोडाइल की बात करते हैं जो लायंस के साथ भी मुकाबला करता है, और वो है नाइल क्रोकोडाइल। आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग फाइट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। ग्रिजली बेयर वर्सेस नाइल क्रोकोडाइल। एक ग्रिजली बेयर क्रोकोडाइल के अगेंस्ट कैसे लड़ेगा और ये एनकाउंटर कैसे होगा? मगर उससे पहले कुछ रूल्स को सेट कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये फाइट एक नदी के किनारे पर होती है जहाँ दोनों जानवर नेचुरली मिलते हैं और दोनों ही गुस्सेल नर है जो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ग्रिजली बेयर का साइंटिफिक नाम ऑर्सोस ऑक्टोस हॉरिबिलिस है, जिसका मतलब होता है ड्रेडफुल ब्राउन बेयर, यानी कि खतरनाक भूरा भालू। ये बिल्कुल एक टैंक की तरह बना होता है। इनफैक्ट एक जुवेनाइल बेयर भी फास्ट चलती हुई गाड़ी की टक्कर से बच जाता है। इसका डिफेंस मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इनकी लूज फिटिंग फर और फैटी लेयर मसल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, जो इन्हें काफी मोटा और वेल डेवलप एनिमल बनाती है। अब सवाल ये है कि ग्रिजली बेयर इतना मजबूत क्यों है? इसका जवाब है इनका एनवायरनमेंट। सोचो तुम एक माउंटेन फॉरेस्ट में घूम रहे हो जहाँ विंटर में काफी ठंड होती है और बड़े बड़े मूस और एल्क जैसे एनिमल रहते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ग्रिजली बेयर्स ने अपने मोटे फैट लेयर्स, लंबे फर और एक ताकतवर शरीर को डेवलप किया है। ये भालू नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, खासकर अलास्का और नॉर्दर्न यूएस के कुछ हिस्सों में। अब साइज की बात करें तो एक टिपिकल मेल ग्रिजली बेयर करीब 270 से 320 किलो तक का होता है और ये 8 फीट तक लंबा हो सकता है। लेकिन कोस्टल अलास्का के ब्राउन बेयर्स और भी बड़े होते हैं, जिनका एवरेज वजन 410 किलो तक होता है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रिजली बेयर की पावर कहाँ से आती है? इस मैसिव हम्प को देख रहे हैं जो इनके बैक पर होता है? हाँ, वो एक्चुअली इनका शोल्डर मसल है। तो ये बात तो पक्की है कि इनके आगे के पैर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये अपने फोरलिम्ब का यूज चीजों को पकड़ने और फाइट करने के लिए करते हैं। इनके शोल्डर्स में काफी ताकत होती है। इन्हें 300 किलो का डम्पस्टर बड़े ही आराम से पलटते हुए देखा गया है और अकेला भालू एक डेड बाइसन की बॉडी को भी खींच सकता है। अगर इनके अपर बॉडी मसल्स को इनके स्क्वायर हिप्स के साथ कंबाइन करे तो आपको एक काफी स्टर्डी और सॉलिड जानवर मिलता है। इनके हिप्स इन्हें मदद करते हैं खड़े रहने में और फाइट करते समय बिना थके अपना बैलेंस बनाए रखने में। जब बात आती है अपने एनवायरनमेंट को डोमिनेट करने की, तो नाइल क्रोकोडाइल ये काम काफी अच्छी तरह से करता है। क्या आपको पता है कि क्रोकोडाइल पिछले 200 मिलियन साल से धरती पर सर्वाइव कर रही है? लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब है इनका यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर। क्रोकोडाइल की बॉडी पर मोटे कांटे होते हैं जो इनके पूरे बैक पर होते हैं। ये इन्हें नुकीले चीजों से बचाते हैं और इन्हें दर्द को झेलने में भी काफी मदद करता है। इनकी बॉडी में पेन के नर्व सेंसर पोरली डेवलप होते हैं। ये एडेप्टेशन इनके एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट से आया है क्योंकि क्रोकोडाइल का लाइफस्टाइल सेमी एक्वेटिक होता है। पानी में तैरते समय या फिर कीचड़ में लेटे हुए इन्हें ज्यादा नर्व एंडिंग की जरूरत नहीं होती। क्रोकोडाइल कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए अपने एनवायरनमेंट पर ज्यादा डिपेंड करते हैं और इस वजह से इनके पैरों में नर्व रिसेप्टर काफी कम होते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? बेसिकली बेयर ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा स्ट्रेस और पेन के प्रति क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल, बेयर एक बड़ा मैमल है जो अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस को फील करता है ताकि अपना बैलेंस और मूवमेंट को रेगुलेट कर सके। इसके पैर काफी सेंसिटिव होते हैं क्योंकि यह अपने रोज के कामों के लिए इनके ऊपर निर्भर करता है। अब चलो नाइल क्रोकोडाइल की साइज की बात करते हैं। एक एडल्ट मेल क्रोकोडाइल की लंबाई 10 से 16 फीट तक होती है और इनका वजन 220 से 450 किलो के बीच होता है। तो वेट के मामले में बेयर और क्रोकोडाइल काफी सिमिलर रेंज में आते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। क्रोकोडाइल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, छोटे पैर और लंबी बॉडी होती है जिसमें पूंछ इनकी टोटल लंबाई का लगभग 50% होता है। इस वजह से क्रोकोडाइल जमीन के करीब रहता है, जबकि बेयर के पास हाइट का काफी एडवांटेज होता है। अब आप समझ रहे हैं कि ये मैचअप इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। ये दोनों बीस्ट एक दूसरे के एडवांटेज को लगभग कैंसिल कर देते हैं। जब साइज और फिजिक की बात आती है तो कोई क्लियर विनर नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, इनका वजन लगभग सिमिलर है लेकिन इनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, इसलिए फिजिक और डिफेंस के मामले में कोई ऑब्वियस एडवांटेज किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जब वेपन्स की बात आती है और क्योंकि ये एक फाइट है तो इनके फाइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में जानना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रिजली बेयर और नाइल क्रोकोडाइल में किसके पास बेहतर हथियार है? चलो पहले ग्रिजली बेयर की बात करते हैं। ग्रिजली बेयर को फाइटिंग के मामले में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। इनके बड़े बड़े पंजे होते हैं जिसमें 4 इंच लंबी क्लॉज होती है। ये क्लॉज मल्टीपर्पज टूल्स की तरह काम करते हैं, जैसे खोदना, चीजों को मूव करना और ऑफ कोर्स शिकार को टेक डाउन करने के लिए। भालू शेर की तरह अपने पंजों से स्वाइप नहीं करते, बल्कि अपने ओपोनेंट के साथ रेसल करने के लिए ये क्लॉज को हुक की तरह यूज करते हैं। बेयर के फाइट्स में स्टेमिना काफी जरूरी होता है और ग्रिजली बेयर इस मामले में काफी सुपीरियर होते हैं। ये लंबे टाइम तक फाइट कर सकते हैं, कुछ फाइट तो 10 मिनट से भी ज्यादा चलती है। और हाँ, ये बात मजाक नहीं है कि कुछ केसेस में ग्रिजली बेयर ने घोड़े को भी दौड़ने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। हाँ, तो बेयर के पास स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की कोई कमी नहीं है और ये रेसलिंग में भी काफी एक्सपर्ट है।
है। लेकिन अब बात करते हैं बाइट फोर्स की। ग्रिजली बेयर का बाइट फोर्स 1200 psi तक एस्टिमेट किया गया है। कंपैरिजन के लिए यह ह्यूमन बाइट से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आसानी से किसी की खोपड़ी को क्रश कर सकता है। इसके दांत शार्प होते हैं और इनके बड़े कैनाइन शिकार के मसल्स में आसानी से घुस जाते हैं। लेकिन जब बात बाइट फोर्स की होती है तो नाइल क्रोकोडाइल इस कैटेगरी में टॉप पर है। क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स 5000 psi तक होता है। ये ह्यूमन से 40 गुना ज्यादा और ग्रिजली बेयर से करीब 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये आखिर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि क्रोकोडाइल के लिए उसका बाइट फोर्स उसकी प्राइमरी अटैक का जरिया है और ये सिस्टम उन्हें पिछले 200 मिलियन साल से धरती पर सर्वाइव करने में मदद कर रहा है। क्रोकोडाइल के जबड़े ट्रैप की तरह काम करते हैं जिसमें नुकीले दांत होते हैं। इनका स्कल 2.5 फीट तक लंबा हो सकता है। हालांकि क्रोकोडाइल के दांत ग्रिजली के दांत जैसे खास नहीं होते, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं होती। क्रोकोडाइल के लिए उसका बाइट फोर्स ही काफी होता है। जब क्रोकोडाइल अपने शिकार को पकड़ता है तो उसका मकसद मसल में घुसना और मांस को चीरना नहीं होता, बल्कि जब क्रोकोडाइल अपने शिकार को पकड़ता है तो ये डेथ रोल नाम का तकनीक लगाता है जिसमें वो शिकार को पकड़कर तेजी से घूमने लगता है जब तक कि उसकी बॉडी के टुकड़े ना हो जाए। फिर क्रोकोडाइल अपने शिकार को पानी में खींचकर डुबो देता है। मगर कभी कभी बड़े शिकार जैसे बफेलो उनके पकड़ से छूटकर भाग जाते हैं। इससे समझ में आता है कि क्रोकोडाइल जब बाइट करता है तो उसका प्लेसमेंट मैटर करता है। मतलब जब क्रोकोडाइल किसी एनिमल को पकड़ता है तो हमेशा ये गेम ओवर नहीं होता। इसलिए अगर शिकार अपने पैरों को जोर से खींचता है तो वो इस मॉन्स्टर के मुंह से बच सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रोकोडाइल अक्सर बफेलो के आधे साइज के जानवरों का शिकार करता है और ग्रिजली बेयर का साइज भी बफेलो के मुकाबले आधा ही होता है। कॉम्बैट एजिलिटी के मामले में लगता तो है कि बेयर क्रोकोडाइल को आसानी से पीछे छोड़ देगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जमीन पर क्रोकोडाइल अपनी बॉडी को काफी अच्छे से मोड़ सकते हैं। साथ ही उनकी पूंछ भी बेयर के लिए क्रोकोडाइल के बैक पर अच्छी तरह से पकड़ बनाने में मुश्किल पैदा करती है। लेकिन क्रोकोडाइल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए ये जल्दी थक जाते हैं। क्रोकोडाइल छोटे छोटे मूव करने में एक्सपर्ट होते हैं, जबकि बेयर का मूवमेंट स्मूथ और केयरफुल होता है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में क्रोकोडाइल एजिलिटी के मामले में बेयर के साथ कम्पीट कर सकता है, लेकिन उसे थकान होने से पहले बेयर को घायल करना होगा। मगर लगता है कि क्रोकोडाइल के लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा। तो ग्रिजली बेयर और नाइल क्रोकोडाइल के बीच कौन जीतेगा? दोनों ही एबिलिटीज को देखते हुए ये फाइट इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखे तो लगता है कि हाई डिफिकल्टी के साथ ग्रिजली बेयर इस लड़ाई में जीत जाएगा। ग्रिजली बेयर एक ताकतवर जानवर है। अगर हम क्रोकोडाइल के टिपिकल शिकार जैसे जिब्रास को देखें तो उनकी स्किन पतली होती है, इसलिए क्रोकोडाइल आसानी से उनके मांस और हड्डियों तक बाइट कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा डैमेज करता है। लेकिन ग्रिजली बेयर की बॉडी काफी अलग होती है। क्रोकोडाइल के लिए बेयर की मोटी चमड़ी पर एक घातक प्रहार करना मुश्किल होगा, और क्योंकि ये फाइट नदी के किनारे पर हो रही है, इसलिए ग्रिजली बेयर का स्टेमिना उसे काफी मदद करेगी। जमीन पर बेयर क्रोकोडाइल के चारों तरफ मूव करता रहेगा और अटैक से थोड़ा थोड़ा डैमेज करता रहेगा जब तक कि क्रोकोडाइल थक नहीं जाता। एक बार अगर क्रोकोडाइल थक गया तो बेयर क्रोकोडाइल के साइड या बैक पर अटैक कर सकता है। हाँ, बेयर के लिए थके हुए क्रोकोडाइल को मूव करना मुश्किल होगा, लेकिन बेयर के ताकतवर शोल्डर मसल क्रोकोडाइल को हैंडल करने में हेल्प करेंगे। अगर क्रोकोडाइल पानी में वापस चला जाए तो ये फाइट को छोड़कर भागने जैसा होगा, लेकिन अगर क्रोकोडाइल किसी तरह बेयर को पानी में खींच लेता है तो क्रोकोडाइल के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन सभी बातों से हम ऐसा कह सकते हैं कि इस लड़ाई में बेयर के जीतने के चांसेस 70% है। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।